A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आर एस शर्मा द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी से। तो ये इसका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो लेटर वैदिक एज जो है वो शुरू होती है 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो है ये टाइम पीरियड, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर मेल करके बताइए। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो अभी तक दे दी गई है, और बहुत सारी और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाद में भी दी जाएगी जो इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको तक पहुँचती है। सो डू विजिट एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ये जो क्रोनोलॉजी है इसको आप अपने रिवीजन पर्पस के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। जब आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आप रिवीजन के लिए इस चार्ट के ऊपर वापस आ सकते हैं और रिवाइज करने में आपको बहुत ईजी होगा। अभी तक जो है हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से किस तरीके से डिफरेंस है। टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो तो है, हम जानते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकली पढ़ रहे हैं, बट हमने बहुत सारी कुछ और बातों के बारे में बात किया कि जिसके अंदर जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें डिफरेंस देखेंगे। एक्सटेंट अगर देखेंगे तो हम उसमें डिफरेंस देखेंगे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो इंडस वैली के आसपास ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो गंगा यमुना दोआब की तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं। उनके बेटर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके थोड़े बेटर हो जाते हैं। लेटर वैदिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें बाकी के 3 वेदास लिखे गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो है ऋग्वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया था। ये सारी की सारी बातें जो है हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं। मैंने आपको बताया था कि वेदों के अंदर वेद के साथ साथ ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद और वेदांगास भी है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं हम इस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम नई नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ब्राह्मणास क्या होता है। अभी हमने समझा वेदास। वेदास जो था वो मेन बुक्स थे जो कि लिखे गए थे उस टाइम पर ऋषियों के द्वारा। ऋषि मुनि जो होते थे उनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी, वेद कहा गया उनको, जिसमें से आप 4 वेदों के बारे में जानते हैं। वेदों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थी, कुछ अटैचमेंट थी, कुछ उनकी एक्सप्लेनेशन थी जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो फर्स्ट वो वाली चीज़ है ब्राह्मणास, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये क्या थे? एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे। तो ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास जो होते हैं ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, जैसे कि अभी बताया गया, अटैच विद ईच वेदा। हर एक वेदा के अंदर कुछ कुछ ब्राह्मणास होंगे, मतलब हर वेद एक बुक है, उसके अंदर कुछ कुछ ब्राह्मणास है। ब्राह्मणास क्या है? वो उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है वो, इन विच ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स आर एक्सप्लेन। उसमें ये बताया गया है बेसिकली कि रिचुअल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणास जब भी आप याद करोगे 2-3 कीवर्ड याद कर लो। ब्राह्मणास क्या है? रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है। जो ब्राह्मणास है वो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव बताते हैं सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में। मतलब उस टाइम पे जिनको जो सो कॉल्ड, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड आते आते वो आ गया था, तो उसमें जो ब्राह्मण्स थे उनका जो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी के बारे में वो ब्राह्मणास के अंदर लिखा हुआ है। अभी हम दूसरे टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ब्राह्मणास टेक्स्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वो उसके बारे में ब्राह्मणास के बाद जैसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होगा, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ब्राह्मणास क्या है? पहली चीज़ वो जो है एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। किसके पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं? जैसा नाम दिया हुआ है ब्राह्मणास है तो ब्राह्मण्स के पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। हर एक वेद के कुछ कुछ ब्राह्मणास हैं। कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे ऋग्वेद अगर बात करें तो ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मणा है ये ओनली ब्राह्मणा नहीं है, और भी उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे। एक जो एक्सप्लेनेटरी नोट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ऐत्रातेय ब्राह्मणा। तो ऐत्रातेय ब्राह्मणा जो है वो किसका है? ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा। ऐसे ही सामवेद के अंदर कौन सा है? जैमिनीय ब्राह्मणा और ब्राह्मणा। जैमिनीय ब्राह्मणा एक ब्राह्मणा है। यजुर्वेद के अंदर है तैत्रातीय ब्राह्मणा। अथर्ववेद के अंदर है गोपथ ब्राह्मणा। तो ये आपको रटना जरूर है। हर एक का एक एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा आपको दिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रातीय, फिर जैमिनाय, फिर तैत्रातीय, फिर गोपथ। ठीक है, तो ये 4 ब्राह्मणास के नाम है, बहुत ईजी है। कुछ ऐसा नहीं है इसमें 4 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर 3 दिन बाद फिर रिवाइज करना, फिर 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज करना, फिर 3 हफ्ते बाद फिर रिवाइज करना। वो हम स्ट्रैटेजी एक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टिक कर सकते हो। तो वो हम एक और लेक्चर में बात करेंगे, स्पेशल लेक्चर सीरीज के अंदर। तो ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है। जहाँ जहाँ पे मैं स्टार लगाती हूँ ना किसी भी लेक्चर में,
तो उसमें आप जब भी मैं स्टार लगा रही हूँ तो यू जस्ट बी अलर्ट, वो उसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे लर्न कर लें। तो ये था ब्राह्मणास के बारे में। फिर हमने एक बात किया था आर्यंकास के बारे में। आर्यंकास क्या है, मैंने आपको बताया था। आर्यंकास का मतलब होता है जंगल। तो आर्यंकास जो बुक्स हैं वो फॉरेस्ट बुक्स हैं। अब फॉरेस्ट बुक्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉरेस्ट में बैठ के लिखी गई थी। वो जो ऋषि जो फॉरेस्ट में ही रहते थे उन लोगों ने ये लिखी। तो एज सपोज कंपोज बाय ऋषिज एंड मुनीज लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट में रहा करते थे, उन ऋषियों के द्वारा जो थी ये बुक्स लिखी गई है। ये एंटी रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है, इसके अंदर रिचुअल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ब्राह्मणास के अंदर क्या था, रिचुअलिस्टिक बुक्स थी। आर्यंकास क्या है, एंटी रिचुअलिस्टिक बुक्स है, मतलब उसके अंदर रिचुअल्स को इतना नहीं दिया गया कि भाई 1 किलो हल्दी लाओ, 1 किलो दूध लेके आओ, 1 किलो ये सब कुछ लेके आओ। वो सब जो रिचुअल्स हैं उनको इंपॉर्टेंस ना दे के इन बुक्स के अंदर इंपॉर्टेंस दिया गया मिस्टिकल एंड मेटाफिजिकल ट्रेंड्स को, कि भाई गॉड है वो किस तरीके से रिवील कर सकता है, उसको रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बिना उसके भी रिवील होगा, वो उसके सामने आएगा अगर आप मेडिटेट करते हैं। मतलब दैट इज़ अ सेपरेट इशू। अगर हम आर्यंकास के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक की वर्ड जो आपको समझना है, आर्यंकास एंटी रिचुअलिस्टिक बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्राह्मणास में लिखा हुआ है उसके अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, रिचुअल्स को फोकस नहीं किया गया है। जंगल में लिखी गई थी ये किताबें थी, ठीक है। तो हर एक जो वर्ड है उसके साथ आप 2 वर्ड्स लिखोगे, फॉरेस्ट बुक्स और एंटी रिचुअलिस्टिक है, राइट। नेक्स्ट था, हमने बात किया था उपनिषद के बारे में। अब उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद जो होते थे टोटल 108 उपनिषद है। 14 आर प्रिंसिपल, जिसमें से 14 जो उपनिषद हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है उपनिषद के अंदर, ये नॉलेज इम्पार्टेड टू पीपल्स बाय द टीचर, हैंस मोर लाइक अ सेशन एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्म। उपनिषद पता क्या है, ये डिस्कशन फॉर्म है। आपने एक किताब ली, उस किताब को समझने के बाद आप क्या करते हो, डिस्कशंस करते हो। या किताब में कुछ लिखा हुआ है, या कोई एक आपने आपके किसी सीनियर ने या किसी टीचर ने आपको एक प्रिंसिपल बताया, आपको वो अच्छे से समझने के लिए क्या करते हो, आप क्लास में बैठ के डिस्कस करते हो। तो ये उपनिषद क्या थे, उन्हीं वेदों की, हर एक वेद की अपने अपने उपनिषद थे, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशंस है। किस तरीके की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में। लोगों की जो फिलोसॉफिकल क्यूरोसिटीज़ थी वो सब इसके अंदर है। तो एंशिएंट फिलोसफी ऑफ वेदांता, तो जो वेदांता है, जो हम फिलोसफी में बात करेंगे, वो जो है उपनिषद से आते हैं, ठीक है। तो मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन वॉज डिस्कार्डेड, मटीरियल एस्पेक्ट को छोड़ के, तो मैंने क्या बोला, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन थे, तो मटीरियल एस्पेक्ट को छोड़ दिया गया और फोकस किस पे किया गया, सोल के ऊपर एंड ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा और सोल के ऊपर जो है बात किया गया, ठीक है। और क्या था, जैसे मुंडक उपनिषद है, फेमस एक्सप्रेशन सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद के बारे में आप समझ गए, ये फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को डिस्कार्ड किया गया है इसमें भी। और क्या है, मुंडक उपनिषद जो है वो इंपॉर्टेंट है, सोल और ब्रह्मा की बात की गई है, मतलब सोल और अल्टीमेट सोल, ठीक है, ब्रह्मा। वेदांत जो फिलोसफी आती है ना, वो जो है उपनिषद से डिराइव होती है, ठीक है। वेदांत फिलोसफी क्या है, वो हम एक फिलोसफी का अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको सारी फिलोसफीज के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है वेदांगास। वेदांगा वेदों का भी अंग है, मतलब एक्सटेंशन है वेदास का। तो वेदांगा क्या थे, वेदांगा जो थे लिम्स थे वेदा के। और क्या था, दीज टेक्स्ट वर कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 800 BC से 200 BC तक के टाइम पीरियड के बीच में वेदांगास लिखे गए। वेद लिखे जाए और उसके बाद उसके एक्सटेंशंस में लिखे गए कुछ कुछ। तो वेदांगास के बारे में भी क्या है, वेदांगा के बारे में है कुछ इंपॉर्टेंट वेदांगास के यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। उसमें से बताया गया कि क्या क्या उसके अंदर है। ये एनसीईआरटी में थे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो श्रुता सूत्र जो है, श्रुता सूत्रा में क्या लिखा गया है, डील्स विद मेजर रिचुअल सच एज अश्वमेध और राजसूया, जो यज्ञ किए जाते थे कि भाई घोड़ा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, वो घोड़ा जिस टेरिटरी में जाएगा वो सारी टेरिटरी जो है वो राजा की हो जाएगी जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। कोई अगर फाइट करना चाहता है तो उस घोड़े को रोक देगा, है ना। अगर घोड़े को रोक दिया गया तो इसका मतलब है कि वो वाला जो जगह है वो फाइट करना चाहता है उस राजा से, अदरवाइज वो राजा ने घोड़ा छोड़ दिया, जहाँ जहाँ वो घोड़ा घूमेगा वो सब उसी की टेरिटरी है। तो इस तरीके से यज्ञ किए जाते थे। तो श्रुता जो सूत्र है उसके अंदर यज्ञ के बारे में मेंशन है। गृहा सूत्र जो है उसके बारे में मेंशन है, नॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, गृहा घर, डोमेस्टिक नॉर्म्स के बारे में मेंशन है। धर्म सूत्र, सोशल नॉर्म्स की भाई धर्म हमारा किस तरीके से होना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम धर्म, धर्म का मतलब है आपका आचरण कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसे बिहेव करना चाहिए, राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उस टाइप से। फिर है
सुलभा सूत्र, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, सुलभा सूत्र, तो उसके अंदर क्या ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। और ज्योमेट्री दैट वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सैक्रिफिशियल अल्टार्स, मतलब सैक्रिफाइसेस किए जाते थे ना उस टाइम पे। क्या था, जब लेटर वैदिक पीरियड है तो उसमें क्या है, उसके अंदर डोमिनेट कर रहा है रिचुअल्स, ठीक है। तो बलि चढ़ाई जा रही है, तो बलि चढ़ाने के लिए जो ज्योमेट्री के जो प्रिंसिपल्स लगाए जाते थे, जिस जगह पर वो बनाया जाएगा, वो प्रिंसिपल्स के बारे में सुलभा सूत्र में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको वन वर्ड में याद करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में मेंशन है आप उतना पढ़ लीजिए, उसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। अदरवाइज अगर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता तो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आप एलिमिनेट करके अपने राइट आंसर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये था, इन 4 चीज़ों के बारे में हमने बात किया। तो क्या क्या 4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, हमने बात किया ब्रह्मास के बारे में, आर्यंकास के बारे में, उपनिषद के बारे में और वेदांगास के बारे में। तो इसको जो है समझने के लिए आप इसको 3-4 बार लेक्चर को ज़रूर देख लेना, ताकि आपके ब्रेन में अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे पॉटरी कैसी यूज़ की जा रही थी। हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में कैसी पॉटरी डोमिनेट करती थी, रेड और ब्लैक वेयर पॉटरी। अब हमको यहाँ पे नए तरीके की पॉटरी मिलती है जिसको हमने बोला पेंटेड ग्रे वेयर, PGW जो पॉटरी है वो आपको अब देखने को मिलेगी। कौन सा टाइम पीरियड है, ये है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक जो पीरियड है उसके अंदर आपको दिखेगी PGW। तो PGW यूज होगा तो आप तुरंत समझ जाइए पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी की बात की जा रही है। देखिए ये सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको डोमिनेटेड मिलेगी पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। कहाँ कहाँ पे है देखिए, रोपड़, मथुरा, भगवानपुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, नूह, जोधपुरा। तो ये सारी जगह है, यहाँ पे हमको पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिलती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के लोग जो है रहे होंगे, तभी उन्होंने ये पॉटरी बनाई, क्योंकि ये डेट बैक करती है उस टाइम पीरियड में। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ LVA लेटर वैदिक जो पीरियड है, in the same areas of Doab, digging and exploration revealed the approximately 700 inhabited sites of another culture called PGW। तो अब क्या हो रहा है, जहाँ पे हमें लेटर वैदिक पीरियड की वो मिलती है, वहीं पे हमको मिलता है PGW कल्चर ऑल्सो। अब हमें क्या है कि हम वी आर नॉट श्योर कि ये जो PGW कल्चर है ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोग ही बना रहे हैं, वैदिक पीरियड ही है, क्योंकि हमें पॉटरी मिलती है, इसको हम फुल फ्लेजेड कल्चर मानते हैं, ठीक है। कल्चर क्यों मानते हैं, जहाँ पे कल्चर का मतलब है हमें उस जगह पर सेटलमेंट के अवशेष मिले हैं, वहाँ पे उनकी चीज़ें मिली हैं, तब हम उसे पूरा फुल फ्लेजेड कल्चर कहते हैं। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, लेटर वैदिक टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है ये पूरा, उसमें हमको एक PGW कल्चर फुल फ्लेजेड फॉर्म में मिलता है। तो जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड के जो लोग थे, कोई भी हो सकते हैं, आर्यंस भी हो सकते हैं, नॉन आर्यंस भी हो सकते हैं, तो वो जो थे वो PGW वहाँ पे जो कल्चर है वो हमको वहाँ पे मिलता है, क्योंकि वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी बना रहे थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है आपकी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। तो जो कल्चर है उसको क्या बोला हमने, PGW बोला, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेट किया ये वाला तरीके का पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी डोमिनेट किया। वहाँ पे आयरन वेपन्स भी यूज हो रहे थे। देखो आयरन्स के आने के बाद आयरन का एडवेंट हो गया था। आयरन जो है हमें कब मिलना शुरू होता है, आर्यंस के आने के बाद। तो वैदिक पीरियड जो है उससे स्टार्टिंग होती है आयरन की भी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। लिटरेरी जो सोर्सेज हैं लेटर वैदिक पीरियड के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं PGW के साइट्स के, हेल्प द कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ आइडियल लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो दोनों चीज़ें हैं ना, हम उसको साथ में पढ़ते हैं। एक तो जो टेक्स्ट में लिखा गया और जो पेंटेड ग्रेवियर कुछ सामान हमको मिला, आर्टिफैक्ट्स हमको मिले, उन दोनों को स्टडी करके हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम की स्टोरी कि उस टाइम पे किस तरीके की चीज़ें रही होगी। आर यू गेटिंग मी? हमें कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली जो कि वेदास थे, उपनिषद से, वेदांगास थे, आर्यंकास, ब्राह्मणास, ये सब मिले हमें। और उसके साथ साथ हमको मिलती है आर्टिफैक्ट्स उसी टाइम पीरियड के, तो हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं हिस्ट्री को। पेंटेड ग्रेवेयर कैसा दिख रहा है, देखो ग्रे कलर की पॉटरी दिख रही है आपको, ग्रे शेड दिख रहा है, रेड और ब्लैक शेड नहीं दिख रहा, ग्रे शेड है इसमें। तो ये हमको वहाँ से मिलती है। देखिए साथ में हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है यूज ऑफ आयरन के अवशेष, मतलब आयरन जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो हमको मिलते हैं यहाँ पर। अराउंड 1000 BC यूज्ड इन द गंधार एरिया ऑफ पाकिस्तान। गंधार जो एरिया है वो पाकिस्तान में जो है, अब हमारे इंडिया में अब नहीं है, तो वहाँ से हमको मिलते हैं आयरन के आर्टिफैक्ट्स। ऑल्सो फाउंड इन बलूचिस्तान, ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न UP, MP, राजस्थान। तो इन सारी जगहों से हमको आयरन के टूल्स मिलते हैं जो किस टाइम को डेट बैक करते हैं, वो डेट बैक करते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड को। लेटर वैदिक टाइम पीरियड कौन सा है, 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने लेटर वैदिक पीरियड कहा।
उसी के बीच में हमको मिला PGW, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। तो PGW कल्चर हमको मिलता है उसी टाइम पीरियड में, राइट। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए। तो आयरन इम्प्लीमेंट्स जो है बरिड विद डेड बॉडीज एंड हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर। आयरन एक्स मिलती है जो कि यूज़ की गई होगी, किस लिए यूज़ की गई होगी, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ की गई होगी ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो एक्सकवेशन में जो है आयरन वेपन्स मिलते हैं, एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, देखिए तो वेपन्स भी मिल रहे हैं। तो वेपन्स हमको मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर वेपन्स मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स वो लड़ाई में यूज़ किए जा रहे होंगे, या तो जानवरों को मारने में किए जाते थे या तो लड़ाई में यूज़ किए जा रहे हैं। अब वो वाले कल्चर से तो हम निकल गए थे, जानवरों को मार मार के तो नहीं खाते थे बिकॉज हमें अब खाना पकाना आता है। तो क्योंकि अब खाना पकाना आता है और हम सिविलाइज हो चुके हैं और तब वेपन्स मिलते हैं तो इसका मतलब है वो लड़ाई में यूज़ किए जा रहे हैं, राइट। जो पुराने ज़माने के जो हमको पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड में जो वेपन्स मिलते थे उस टाइम पे हम इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं कर रहे थे। हमसे मेरा मतलब है उस टाइम की सिविलाइजेशन, उस टाइम के लोग। लेकिन अब अगर मिलते हैं वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक में, तो इसका मतलब है वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, या तो काटने के लिए जंगलों को या तो फिर लड़ाई में। सो नॉलेज ऑफ आयरन स्पेयर्स ईस्ट यूपी एंड विदेहा एंड ऑफ वैदिक एज। तो आयरन के हमारे को यहाँ पे बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं जिससे कि हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। एग्रीकल्चर उस टाइम पे कैसे था, एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर हमने फुल फ्लेजेड करना शुरू कर दिया था। अब हम क्या कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे फॉरेस्ट को और वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती करते थे, अनाज उगाते थे। तो जो अनाज उगाया जा रहा है उसके लिए हल चलाने की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो हल जो होता था, हल नहीं मिलता तो इसका मतलब है लकड़ी का हल बनाया जा रहा है, ठीक है, वुडन प्लॉशेयर यूज़ हो रहा है। तो एग्रीकल्चर अभी भी प्रिमिटिव तरीके से हो रहा था, ऐसा बहुत मॉडर्न तरीके से नहीं हो रहा था। शतपथ ब्राह्मण जो है उसके अंदर प्लोइंग रिचुअल्स के बारे में बात की जाती है कि भाई किस तरीके से खेत को जोतने से पहले क्या रिचुअल्स करने चाहिए, प्लॉ करने से पहले, हल चलाने से पहले क्या रिचुअल्स करने चाहिए, वो शतपथ ब्राह्मणा में मेंशन है। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। शतपथ ब्राह्मणा के अंदर रिचुअल्स मेंशन किए गए हैं, हल चलाने से पहले क्या करना चाहिए। तो अब अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी है ट्राइब्स की, ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम पास्टरल नोमैडिज्म टू एग्रीकल्चर। अभी हमने लेटर अर्ली वैदिक एज में क्या बात किया था कि जो आर्यंस थे वो नोमैडिक ट्राइब है। अब वो नोमैडिज्म को छोड़ के सेटल्ड जो है लाइफस्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आयरन आ चुका है, क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ट्राइबल जो यूनिट्स हैं वो डिक्लाइन होती जा रही है, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाता है। अब जब देखिए आप कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगा ना, तो आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाओगे भी, तो उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। कोई बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, वो राजा हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस सारी तरीके की चीज़ें जो है इस टाइम पर आना शुरू होती हैं। किसके साथ साथ, नोमैडिज्म को छोड़ के सेटल लाइफ स्टाइल जब शुरू होता है तो उसकी सारी की सारी ये कोरोलरीज है। मतलब जब आप सेटल होना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, मेरा ये घर है तो मैं साथ वाले गार्डन पे भी कब्जा कर लूँ, आगे वाली रोड पे भी कब्जा कर लूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो जब आप सेटल लाइफस्टाइल शुरू करते हो तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ में आना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको सोसाइटी प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस सबके साथ कोरिलेट करके पढ़ें कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्यों ऐसा हो रहा था, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है एग्रीकल्चर का यूज़ हो रहा है, बार्ले प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइस, वीट, ये सब प्रोड्यूस किया जा रहा है, बहुत सारी तरीके की दालें प्रोड्यूस की जा रही हैं, वीट है, राइस है। तो ये सारी चीज़ें जब है अब प्रोड्यूस की जा रही हैं तो एग्रीकल्चर जो है आगे बढ़ गया है। तो दैट्स इट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। जो पार्ट 3 है उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम कल्चर के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, आर्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप आपको पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर अच्छी से समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ रहा है कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक कैसे डिफरेंट है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड किस तरीके से डिफरेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने बाकी लोगों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में एंड सब्सक्राइब टू इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।